इंग्लिस एक बदसूरत घिनौना बूढ़ा राजा है जो मरने के कगार पर था। हालांकि देवी एलिस आती हैं और उसे एक आखिरी इच्छा पूरी करने का मौका देती हैं। वह फिर से जन्म लेना चाहता है ताकि वह अपनी नई जिंदगी को सबसे ताकतवर तलवारबाज बनने में इस्तेमाल कर सके। इस जीवन में उसे राजा के रूप में आम लोगों का ख्याल रखना पड़ा और कुछ को हराने के लिए उसके पास पर्याप्त समय नहीं था। नोब्स कई सदियों के बाद वह एक बच्चे के रूप में पुनः जन्म लेता है, वही नाम रखते हुए। हालांकि जब वह आईने में झांकता है, वह विश्वास नहीं कर सकता कि अब वह एक लड़की है। इस दुनिया में ईथर सभी चीजों की उत्पत्ति है। ईथर को नियंत्रित करना देवताओं की शक्ति के समान है। इंग्लिस तब अपने आंतरिक ईथर पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करती है और हवा में तैरने लगती है। इंग्लिस बताती है कि अपने पिछले जीवन में उसने केवल ईथर की बुनियादी बातें सीखी थीं। पुनर्जन्म के बाद से उसने किसी और को इसे नियंत्रित करते हुए नहीं देखा है। अचानक एक आदमी जादुई जीव के प्रकट होने के बारे में चिल्लाता है और सभी को महल में शरण लेनी चाहिए। इंग्लिस की माँ सेरेना कमरे में आती हैं क्योंकि उन्हें निकालना होता है और इंग्लिस को तैरते हुए देखती हैं। इंग्लिस रोती है और उसकी माँ इसे उसकी कल्पना समझकर नजरअंदाज कर देती है। सेरेना इंग्लिस को उठाती हैं और उसे दिलासा देती हैं, कहती हैं कि उसके पिता और बाकी सब जीव से निपट लेंगे। अचानक जीव कमरे की दीवार तोड़कर अंदर आ जाता है। ठक्कर से सेरेना की बहन, जो अपने बच्चे के साथ दीवार के पास खड़ी थी, धक्का खा जाती है। सेरेना अपनी बहन के पास भागती है यह देखने के लिए कि वह ठीक है या नहीं, जबकि उसकी बहन का बेटा रफाइल हाथ में तलवार लेकर राक्षस का सामना करने की कोशिश करता है। राक्षस उसके चेहरे पर दहाड़ता है, उसे डराते हुए। सेरेना भागकर आती है और इंग्लिस और रफिन्हा दोनों बच्चों को राफेल के पास देकर कहती है कि वे उनके साथ भाग जाएं। वह तलवार लेती है और खुद दो बीस्ट का सामना करने का फैसला करती है। सेरेना दल बीस्ट पर आक्रमण करती है। राफेल से कहती है कि जल्दी करो और बच्चों के साथ बाहर निकल जाओ। वो दो बीस्ट से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तलवार का कोई असर नहीं होता। राफेल इंग्लिस और रफीन्हा को फर्नीचर की दीवार के पीछे रखता है, उन्हें वहाँ रहने के लिए कहता है, जबकि वह लड़ाई में शामिल होता है। इंग्लिस राफेल के साहस की प्रशंसा करती है जैसे वह दो बीस्ट का सामना करता है। कहती है, एक नायक किसी की इच्छा और दृढ़ संकल्प के माध्यम से अर्जित किया जाता है। कार्यों हालांकि जानवर अपनी पूंछ का उपयोग करके एक स्तंभ को नष्ट कर देता है और प्रभाव से सेरेना और राफेल को दीवार से टकराकर बेहोश कर देता है। जानवर उनके पास आता है, लेकिन इंग्लिस इसका ध्यान खींचने के लिए उसकी ओर रेंगती है। वह यह जीवन खुद के लिए जीने का निर्णय लेती है और नायक नहीं बनती। वह कहती है कि वह बस राफेल की मदद कर रही है। किसके पास एक नायक के गुण है। इंग्लिस ईथर शक्ति का उपयोग करती है। जैसे ही जानवर उस पर गरजता है, वह ईथर प्रहार से जानवर का सफाया करती है, इसकी शक्ति पर मुस्कुराती हुई। 5 साल बाद इंग्लिस एक सुंदर लड़की बन गई है। वह भविष्य में एक सुंदर महिला बनने की कल्पना करते हुए शीशे में खुद की तारीफ करती है। उसकी चचेरी बहन रफीना, जिसे वह रानी कहकर पुकारती है, भी बड़ी हो गई है। सैनिक मैदान में अभ्यास कर रहे हैं और रानी एक लकड़ी की तलवार चलाने की कोशिश करती है, लेकिन यह बहुत भारी है और वह गिर जाती है। इंग्लिस यह देखने के लिए दौड़ पड़ती है कि क्या वह ठीक है, लेकिन रानी रोने वाली होती है। इंग्लिस उसे खड़े होने और दूसरों की तरह तलवार चलाने के लिए प्रेरित करती है। फिर हम राफेल को देखते हैं, जो अब 13 साल का है, प्रशिक्षण लेते हुए। रानी उसे पुकारती है, उसे प्रोत्साहित करती है और राफेल अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा देता है, जीतकर। राफेल की अगली लड़ाई के लिए इंग्लिस उसके पास आती है और अपनी यह धारणा व्यक्त करती है कि प्रतिद्वंद्वी राल को बहुत ज्यादा देखना ठीक नहीं है, क्योंकि राल हमेशा अपने प्रतिद्वंद्वियों को चुनौती देने का सही समय जानता है। प्रतिद्वंद्वी उनकी लड़ाई शुरू होती है और राफेल को बढ़त मिलती है। हालांकि वह अपने आसपास का ध्यान नहीं दे रहा है और दीवार से टकरा जाता है, जिससे राहल उसे मारकर मुकाबला जीत लेता है। रॉनी उदास है, लेकिन इंग्लिस उसे दिलासा देती है और राफेल के लिए बदला लेने का वादा करती है। वह राहल के पास जाती है और उसे चुनौती देती है। हालांकि राल उसे नजरअंदाज कर देता है, ये कहते हुए कि वह उसकी स्पारिंग पार्टनर बनने के लिए बहुत कमजोर है और उसे अपनी गुड़ियों के साथ खेलने जाना चाहिए। फिर भी इंग्लिस उसके पास जाती है। राहल जादू को सक्रिय करता है ताकि उसे गिरा सके, लेकिन इंग्लिस के शरीर में ईथर उसे फैला देता है। इंग्लिस को भरोसा है और वह केवल अपने पिछले जीवन की तलवारबाजी का उपयोग करके उसके खिलाफ लड़ने का फैसला करती है, बिना किसी जादू के। वह अपनी आंखें बंद करके इस बच्चे को शर्मिंदा करने का निर्णय लेती है। राहुल को मजाक महसूस होता है और वह उस पर हमला कर देता है, लेकिन वह कहीं से भी हमला करने की कोशिश करता है। वह उसे पहचान लेती है और उसके वार को रोक देती है। वह उस पर हमला करती है, उसे जमीन पर गिरा देती है और राहुल हार मान लेता है। एक आत्मविश्वासपूर्ण मुस्कान के साथ इंग्लिस उसे धन्यवाद देती है कि वह उसका पंचिंग बैग बना।
हर कोई हैरान है, लेकिन इंग्लिस अब भी सोचती है कि उसकी कौशल पर्याप्त नहीं है। 1 साल बाद रानी और इंग्लिस उनके बपतिस्मा के लिए चर्च में हैं। ये एक विशेष अनुष्ठान है जिसमें एक रून प्राप्त करके एक योद्धा बनना है। रून्स एक निशान होते हैं जो लोगों को उन वस्तुओं को नियंत्रित करने की अनुमति देते हैं जिन्हें वे कलाकृतियां कहते हैं। रून्स के 4 श्रेणियां होती हैं: विशेष, उच्च, मध्यम और निम्न। जितना मजबूत रून होगा उतना ही मजबूत कलाकृति कोई व्यक्ति नियंत्रित कर सकता है। रानी पहले जाती है, बपतिस्मा बॉक्स में अपना हाथ डालती है और एक उच्च श्रेणी की रून ब्यू क्लास प्राप्त करती है, जिससे उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। इंग्लिस उसे बधाई देती है, कहती है कि वह एक शानदार योद्धा बनेगी। अब इंग्लिस की बारी है। राफेल उम्मीद करता है कि उसे एक विशेष श्रेणी की रून मिले। वह बॉक्स में अपना हाथ डालती है, लेकिन जब वह अपना हाथ बाहर निकालती है तो वे देखते हैं कि हर कोई स्तब्ध है क्योंकि उसके पास कोई रून नहीं है। इंग्लिस ने यह समझ लिया कि बॉक्स को मना को रून में बदलने के लिए बनाया गया था। आजकल लोग मना का उपयोग करना नहीं जानते, लेकिन यह बॉक्स उन्हें मना का उपयोग एक आर्टिफैक्ट के रूप में करने की अनुमति देता है। उसे पता है कि रून मिलने से वह एक नाइट बनने के लिए मजबूर हो जाएगी, इसलिए इंग्लिस ने ईथर शक्ति का उपयोग करने का निर्णय लिया। उसने मना रून का उपयोग किया और रानी का सहायक बन गया। 6 साल बाद इंग्लिश और रानी बड़े हो गए हैं। ग्लाइस एक अभियान पर जाने की बात करता है, लेकिन रानी को यह थोड़ा डरावना लगता है। ग्लाइस चाहता है कि अधिक बारिश हो ताकि शक्तिशाली जादुई जानवर आए, या एक प्रिस्मर ताकि वह अपने कौशल का अभ्यास कर सके। रानी इंग्लिस से पूछती है कि इतनी खूबसूरत और बिना रोने के बावजूद वह मैजिकाइट बीस्ट को हराने के लिए इतनी मजबूत कैसे है। इंग्लिस कहती है कि यह उनका रहस्य है। जब बारिश आखिरकार रुक जाती है तो 2 लड़कियां महल के ऊपर होती हैं। जब एक तैरते हुए भूभाग जिसे हाईलैंड कहा जाता है उनके ऊपर से गुजरता है। यह उन लोगों का घर है जिन्हें हाईलैंडर्स कहा जाता है, और वे कलाकृतियां और बपतिस्मा बक्से बनाते हैं। वे इन्हें नीचे के देशों को देते हैं ताकि वे खुद को मैजिकाइट बीस्ट से बचा सकें। इसके बदले निचले भूमि के देश उन्हें बहुत सारी फसलें और सामग्रियां देते हैं। जब हाईलैंड गुजरता है तो इंग्लिश सोचती है कि उनके पिछले जीवन में जो राज्य था उसका क्या हुआ। बाद में उस रात वे लियोन से मिलते हैं। वह बताते हैं कि हाईलैंडर्स के दृष्टिकोण से निचले भूभाग एक निम्न श्रेणी की जाति की तरह है जो उनकी प्रदान की गई वस्तुओं के बिना अपने घरों की रक्षा नहीं कर सकते। इंग्लिस जोड़ती है कि इसका मतलब है कि वे उनके जीवन को नियंत्रित कर रहे हैं। लियोन सहमत होते हैं और इंग्लिस से कहते हैं कि उनके सामने मुस्कान रखो। जैसे ही इंग्लिस और रानी भोज के लिए बॉलरूम की ओर बढ़ते हैं, वे हाईलैंडर के आने वाले दौरे के बारे में बात करते हैं जो राजकीय राजधानी के एक निरीक्षक के साथ आ रहा है। रानी बताती हैं कि यह निरीक्षण आमतौर पर हर 2 या 3 साल में होता है, लेकिन इस बार एक हाईलैंडर भी आ रहा है। इंग्लिस यह नोट करती है कि हाईलैंडर्स शायद राजा रानी को हटाकर शासन करना चाहते हैं और लोगों, लेकिन वह इसे टाल देती है। कहती है कि यह उसके पिछले जीवन की एक पुरानी आदत है कि वह अपने आसपास के लोगों का विश्लेषण करे ताकि उनके असली मकसद जान सके। वे रानी के पिता से मिलते हैं जो उन्हें रॉयल इंस्पेक्टर छेनाई से मिलवाते हैं। हाईलैंड्स के राजदूत का भी परिचय कराया जाता है और यह राल होता है जो लड़कियों को चौंका देता है। वे सम्मान प्रकट करते हैं, लेकिन इंग्लिस सोचने से नहीं रुक पाती कि राल कैसे एम्बेसडर बन गए। राल पहले से ही जानता है कि वे जिज्ञासु हैं और उच्च भूमि का निशान अपने माथे पर दिखाकर इसे साबित कर देता है। इंग्लिस पूछती है, क्या इसका मतलब है कि कोई बिना वहां जन्मे उच्च भूमि का बन सकता है? और राल कहता है, हाँ, अगर कोई महत्वपूर्ण योगदान दे, उन्हें नागरिकता दी जा सकती है। इंग्लिस अभी भी उलझन में है और रोल बताते हैं कि उसने हाईलैंडर्स को बहुत सारा पैसा दिया, लेकिन उसे सौदा करने के लिए उच्च हाईलैंडर्स से संपर्क भी चाहिए था। यह एक कीमत थी जिसका अफसोस नहीं था, क्योंकि एक हाईलैंडर के पास निचले भूमि के किसी भी कुलीन से अधिक अधिकार होता है। वह जोड़ता है कि उसने सुना कि इंग्लिस के पास कोई रण नहीं था और पूछता है कि वह अब भी अपनी क्षमताएं क्यों बढ़ा रही है। लियोन चीजों को बेहतर बनाना चाहता है, इसलिए वह सभी को विशेष महिला पवित्र शूरवीर एक हायरोल मेनेस से मिलने के लिए कहता है। पवित्र शूरवीर जिन्हें हायरोल मेनेस के रूप में जाना जाता है, वे कलाकृतियों में बदल सकते हैं। हालांकि इंग्लिस मना कर देती है क्योंकि वह जानती है कि राहल 6 साल पहले हुई घटना का बदला लेना चाहता है। वह कहती है कि वह उससे सामना करेगी, लेकिन उसे रानी या महिला नाइट को चोट न पहुंचाने के लिए कहती है। राहल मान जाता है और उसे कहता है कि वह अकेली उस घर में आए जहां वह रात को ठहरा हुआ है। बाद में इंग्लिस विला में जाकर एरिस से मिलती है जो हायरोल मेनेस है। एरिस उसे भागने के लिए कहती है क्योंकि वह इंग्लिस के लिए चिंतित है, क्योंकि वह राफेल की चचेरी बहन है।
इंग्लिश मना कर देती है क्योंकि वह जानती है कि राल की शख्सियत खराब है और अगर वह नहीं जाती है तो वह कुछ कर सकता है। एरिस कहती है कि वह रहीम को संभाल लेगी, लेकिन इंग्लिश जानना चाहती है क्या एरिस की योजना उसे मारने की है। एरिस इंग्लिश से कहती है कि चिंता मत करो और घर जाओ, पर इंग्लिश मना कर देती है। एरिस धमकी देती है कि अगर इंग्लिश आगे बढ़ती है तो वह उस पर हमला करेगी। इंग्लिश हंसने लगती है क्योंकि वह उत्साहित है कि एरिस उससे लड़ने के लिए तैयार है। इंग्लिश सोचती है कि यह उसकी क्षमताओं को परखने का अच्छा मौका है। एरिस उलझन में है, लेकिन इंग्लिश को घर भेजने के लिए तेजी से हमला करती है। इंग्लिश उसे रोकती है और एरिस को फेंक देती है। एरिस अपने खंजर से हमला करती है, लेकिन इंग्लिश बच निकलती है। इंग्लिश खुशी खुशी एरिस के सभी हमलों से बचती है। कहती है कि उसने इस गति और फुर्ती को रात में नहीं देखा, लेकिन उसे पता है कि एरिस रुक रही है। वे तलवारें भिड़ाते हैं और एरिस पूछती है कि इंग्लिश इतनी खुश क्यों है। इंग्लिश कहती है कि उसे किसी ताकतवर से लड़ना पसंद है। वे तलवारें भिड़ाते रहते हैं और एरिस आश्चर्यचकित है क्योंकि उसके हमले पवित्र शूरवीरों के बराबर होने चाहिए, फिर भी इंग्लिश उन्हें बिना किसी ऋण या कलाकृति के रोक रही है। इंग्लिश हमला करती रहती है और एरिस से अधिक गंभीर होने को कहती है। एरिस पहले से ही गंभीर है और उसकी अगली हमला इंग्लिश की तलवार को आधा कर देता है। वह अंतिम हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जब वह इंग्लिश के हाथ पर एक कट देखती है तो रुक जाती है और पीछे हट जाती है। इंग्लिश लड़ाई जारी रखना चाहती है और अपनी मना तैयार करती है। एरिस पूछती है कि क्या वह ठीक है और इंग्लिश पूछती है कि क्या वह लड़ने के लायक नहीं है। एरिस इसे नकारती है और इंग्लिश सोचती है कि शायद उसे पकड़ लिया गया है। पूछती है कि क्या एरिस मना को महसूस कर सकती है। एरिस उलझन में है, कहती है कि निचले भूमि के लोगों को मना महसूस नहीं करना चाहिए। फिर वह मान लेती है कि वह इसे कुछ हद तक महसूस कर सकती है। इंग्लिश फिर अपनी तलवार गिरा देती है और एथर को मना में परिवर्तित करना शुरू करती है। एक चमकदार रोशनी बनाती है जो एरिस को आश्चर्यचकित करती है। इंग्लिश समझती है कि अगर एरिस मना को महसूस कर सकती है तो वह उसकी ताकत देख सकती है। एरिस पूछती है कि इंग्लिश जैसा रनलेस व्यक्ति मना कैसे नियंत्रित करता है। इंग्लिश कहता है कि एरिस को लड़ते समय पीछे नहीं हटना चाहिए। अचानक एक बड़ी बिजली की लहर इंग्लिश के पास से गुजरती है और एरिस को एक पेड़ से टकरा देती है। एरिस समझ जाती है कि लियोन ने उस पर हमला किया और उससे पूछती है क्यों। लियोन दिखाई देता है, ये मानते हुए कि एरिस ने जल्दी पकड़ लिया। इंग्लिश उसके दो धातु के हाथों को बिजली से चमकते हुए देखती है। वह सोचती है कि क्या यही उसका कलाकृतियां है। एरिस पूछती है अगर वह उन्हें धोखा दे रहा है और लियोन कहता है हाँ। इंग्लिश को लगता है कि लियोन ऐसा कर रहा हो सकता है ताकि वे राहल को मारने से रोक सकें और हाईलैंड के करीब जा सकें, लेकिन एरिस सोचता है कि लियोन हाईलैंडर्स को गिराना चाहता है। वह उनकी तकनीक चुराकर उसे लोअर लैंड पर फैलाना चाहता है। लियोन इसकी पुष्टि करता है, कहता है कि इस तरह वे मैजिकाइट जंतुओं से बिना हाईलैंडर्स के सामने झुके खुद को बचा सकते हैं। इंग्लिश पूछता है कि वह उन्हें क्यों धोखा दे रहा है। लियोन कहता है कि हाईलैंडर्स उसे कुछ समय से बुला रहे हैं। एरिस उसे बताती है कि वह हाईलैंड को हरा नहीं सकता। वह कहता है कि इसलिए वह उसे चाहता है। वह निचले क्षेत्र के आर्टिफैक्ट्स बनाने में मदद के लिए हियरल मैनस पर रिसर्च करना चाहता है। एरिस मना कर देती है, कहती है कि यह लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। लियोन इंग्लिश की ओर मुड़ता है, जो भी मना कर देती है और उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। लियोन अपने हाथों को एक साथ लाता है, एक बड़ा बिजली का क्षेत्र बनाता है। एरिस इंग्लिश को चेतावनी देती है कि सावधान रहें, क्योंकि लियोन के पास उच्च श्रेणी के कलापद हैं जो बिजली के जानवरों को बुलाते हैं। जानवर बने हैं, लेकिन उन्हें देखना मुश्किल है। इंग्लिश को महसूस होता है कि वहाँ कम से कम 30 जानवर हैं। लियोन 2 जानवरों से कहता है कि वे उसका पीछा करें और बाकी को इंग्लिश पर हमला करना चाहिए। इंग्लिश महसूस करती है कि एरिस के घायल होने के साथ लियोन उसे व्यस्त रखने की योजना बनाता है, जबकि वह एरिस पर हमला करता है। एक जानवर उस पर झपटता है, लेकिन वह उसे चकमा देती है, जबकि एरिस जानवर को मारता है, जिससे एक बड़ी रोशनी होती है। एरिस बताता है कि एक मजबूत हमला जानवरों को फटने पर मजबूर कर देता है। इंग्लिश एरिस से अगले मुकाबले में उस चाल का उपयोग करने के लिए कहती है, लेकिन एरिस मना कर देती है, कहती है कि वह इंग्लिश जैसी युद्ध पागल नहीं है। लियोन एरिस का मजाक उड़ाता है कि उसने इंग्लिश को सबक सिखाने के लिए अपनी विशेष चाल का उपयोग किया, क्योंकि वह इसे कुछ ही बार उपयोग कर सकती है। इंग्लिश एरिस की मदद करना चाहती है और उसके सामने की जानवरों से लड़ने का फैसला करती है। वह अपने शरीर पर खोल बनाते हुए एथर से खुद को सशक्त बनाती है। वह बिजली के जानवरों को पंच करती है, निकालते हुए। एरिस सोचती है कि इंग्लिश ने खुद को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन विस्फोट ने उसे चोट नहीं पहुंचाई। इंग्लिश बिजली के जानवरों को नष्ट करती रहती है। वह एरिस से कहती है कि अगर वह विस्फोट से नहीं बच सकती तो उसे बस खुद को इतना मजबूत बनाना होगा कि उस पर असर न हो। एरिस इंग्लिश को मूर्ख कहती है कि वह उसे बिजली वाले जानवरों पर दूर से हमला करना सिखा रही थी, न कि करीब से लड़ाई।
इंग्लिस कहती है कि उसका तरीका तेज है। वह यह कर सकती है क्योंकि उसके शरीर में संकुचित ईथर एक लहर बनाता है जो विस्फोटों को आसानी से निष्प्रभावी कर देता है। वह जानवरों को खत्म करके एरिस के सामने उतरती है और इंतजार कराने के लिए माफी मांगती है। इंतजार। हालांकि लियोन इंग्लिस की शक्ति की खामी देख लेता है। उसकी सहन शक्ति की कमी के कारण यह लंबे समय तक नहीं टिकती। इंग्लिस उसकी समझ से प्रभावित हो जाती है। लियोन उसे बताता है कि जैसे ही वह अपने हाथ में बिजली भरेगा, यह सहन शक्ति की प्रतियोगिता में बदल जाएगा। वह अधिक प्रकाश पुंज जीव बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इंग्लिस उसके हाथों के बीच अपना पैर रखकर इसे रोक देती है। लियोन पीछे हटता है और विला की ओर दौड़ने लगता है, लेकिन इंग्लिस बहुत तेज है। वह आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ती है और उसे लात मारती है। अचानक रानी खिड़की से कूदती हुई चिल्लाते हुए बाहर आती है क्योंकि एक मैजिकाइट जानवर उसका पीछा कर रहा है। लियोन मुस्कुराता है जैसे उसे पता है कि क्या होने वाला है। जानवर रॉनी का पीछा करता है, लेकिन इंग्लिस बीच में आकर उसके हाथ पर मुक्का मार देती है। जानवर को कुछ धमाके महसूस होते हैं और वह जमीन पर गिर जाता है। हालांकि यह फिर से खड़ा हो जाता है। रानी उन्हें बताती है कि यह जानवर राउल है। मैजिकाइट जानवर इंग्लिस का नाम चिल्लाता है। आश्चर्यचकित लियोन आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि वही हैं जिसने राहुल को मैजिकाइट बीस्ट में बदल दिया। एरिस पूछती हैं कि उनका क्या मतलब है। लियोन उन्हें प्रिज्म पाउडर नाम की एक शीशी दिखाते हैं। ये स्टील ब्लड फ्रंट से प्राप्त केंद्रित प्रिज्म फ्लो से बना है और इसका हाईलैंडर्स पर गहरा असर होता है। एरिस पूछती हैं कि क्या राहुल को वापस बदलने का कोई तरीका है, लेकिन लियोन कहता है कि कोई तरीका नहीं है क्योंकि राल मरने के लायक है। फिर लियोन अपने 2 बिजली के जानवरों को फटने का आदेश देता है, जिससे उसे भागने का मौका मिल जाता है। रानी पूछती है कि लियोन ने उन्हें धोखा क्यों दिया। इंग्लिस वादा करती है कि वह बाद में समझाएंगी, लेकिन अभी उन्हें राल के सामने खड़े होना है, जो उठकर इंग्लिस का नाम पुकार रहा है। इंग्लिस सोचती है कि रोल्स बहुत बुरी हालत में है, इसलिए वह उससे कहती है कि वह उसे बिना दर्द के चैन देगी। इंग्लिस और एरिस एक साथ राल को जोरदार किक मारते हैं, जिससे वह महल की दीवारों से बाहर जा गिरता है। दीवारों से, लेकिन वो फिर से खड़ा हो जाता है और इंग्लिस को पुकारता है। इंग्लिस नीचे कूदती है और एरिस हैरान होती है जब वो देखती है कि इंग्लिस एक रहस्यमय शक्ति इकट्ठा कर रही है। इंग्लिस देखना चाहती है कि जब वो एक बच्ची थी तब की ईथर स्ट्राइक को दोहराने पर वो कितनी मजबूत हो गई है। इंग्लिस ईथर स्ट्राइक जारी करती है और एक तेज रोशनी के साथ राल्हा दुबके हुए शूरवीरों में भंग हो जाता है। एग्लिस जमीन पर गिर जाती है। अगले दिन एरिस रानी और एग्लिस को बताती है कि वह रिपोर्ट करेगी कि पूरी घटना लियोन की योजना थी और उसने स्टील ब्लड फ्रंट के साथ मिलकर काम किया। हालांकि इंग्लिस एक एहसान मांगती है। वह चाहती है कि एरिस परिषद से कहे कि जादुई जानवर को उसने नहीं बल्कि एरिस ने हराया था। एरिस इसके लिए तैयार है, लेकिन कहती है कि इंग्लिस को उस पर एक एहसान होगा और इंग्लिस इसे अगली बार चुका सकती है। 3 साल बाद रानी और इंग्लिस रॉयल नाइट्स अकादमी जाने से पहले अपनी अंतिम प्रशिक्षण कर रहे हैं। रानी अपने धनुष अवशेष को अपनी रून के साथ बेहतर बनाती है और एक तीर चलाती है जो फैलकर कई और तीरों में बदल जाता है। इंग्लिस अपनी पूरी ताकत लगाती है और उन सभी को चकमा देती है जब वह रानी की तरफ दौड़ती है। रानी इंग्लिस की तारीफ करती है कि वह उसके सभी तीरों से बचने में सफल रही, भले ही उसने संख्या को दोगुना कर। इंग्लिस भी रानी की तारीफ करती है, कहती है कि उसके तीर बेहतर हो रहे हैं। फिर वे अपने गृहनगर को छोड़कर राजधानी की ओर निकल पड़ते हैं। वे एल्मन कैथेड्रल पहुंचते हैं, जहां वे एक प्रिस्मार देखते हैं। इंग्लिस उत्साहित है क्योंकि यह शक्तिशाली दिखता है। एक प्रिस्मार ये एक विशाल मैजिकल बीस्ट है जो बर्फ के क्रिस्टल से ढका होता है, लेकिन इस एक का